छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह अक्टूबर का असाइनमेंट सभी विषयों को जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी की असाइनमेंट में कौन कौन से प्रश्न हैं और इसे किस प्रकार से बनाना है। तो असाइनमेंट पूरे सावधानी के साथ आप लोग बनाइए, इसमें लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें, क्योंकि यह असाइनमेंट आपके इस वर्ष के मूल्यांकन का प्रमुख आधार है। तो आइए देखते हैं प्रश्न एक है, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की कोई 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर बताएंगे अभी। आइए पूरे प्रश्न को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न 2 है, उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण इस कविता को गांव की सुबह का चित्र कहा जाता है। प्रश्न 3 है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? प्रश्न 4 है, पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए। और प्रश्न 5 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता 1 खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इस पद्यांश के अंतर्गत जो प्रश्न है उसे आपको लिखना है, आशा स्पष्ट कर लिखिए। कविता 1 खिलना है फूलों के बहाने, खा है कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस पद्यांश का मूल आशय स्पष्ट करना है। बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है स्पष्ट कर लिखिए। उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, पाठ का नाम और उसके कवि का नाम लिखना है। तो आइए बच्चों, इस सभी प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, मैं एक मात्र आपको संकेत बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार से लिखना है। इसे बिल्कुल हूबहू आप लोग ना उतारें। हिंदी विषय है, आप लोग अपने मन से अपने भावनाओं के अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान है, मैं केवल आपको एक आइडिया ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्रश्न 1 था, सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की कोई 5 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यशोधर बाबू की अनेक विशेषताएं आप लोग लिख सकते हैं। इस पाठ को आप लोग पढ़े हैं। तो पहला मैं लिखा हूँ परंपरावादी, इसका आप लोग इसको डील कर लीजिए। यशोधर बाबू परंपरावादी हैं, उन्हें पुराने रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते हैं। वे संयुक्त परिवार के समर्थक हैं, उन्हें पत्नी व बेटी का संवरना अच्छा नहीं लगता है, घर की भौतिक चीज़ों से उन्हें चीड़ है। इस प्रकार से इनका विस्तार कर दें। दूसरा आप लिख सकते हैं पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी। तो यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग मनाना, पतलून, सैंडो ड्रेस, बिना बाह की ब्लाउज, केक काटना आदि को पाश्चात्य संस्कृति के देन मानते हैं, अतः वे उसे न अपनाकर विरोध प्रकट करते हैं। तीसरा विशेष लिख सकते हैं धार्मिक हैं, वो प्रवचन सुनना, संध्या पूजन करना, मंदिर जाना, धार्मिक किताबें पढ़ना इनके जीवन का अहम हिस्सा है, जो किशन दास से उन्हें विरासत में प्राप्त है। चौथा विशेषता लिख सकते हैं आदर्शवादी हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने निर्णयों में बुजुर्गों व बड़ों की सलाह लेना, दफ्तर की हो या घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाना, सरकारी वक्त का पालन करना उनके आदर्श व्यक्तित्व को प्रमाणित करते हैं। पांचवा विशेषताएं लिख सकते हैं अपरिवर्तनशील, वो बिल्कुल परिवर्तित नहीं होते हैं, उनकी विचारधारा जो बना हुआ है उसी में रहते हैं। यशोधर बाबू आदर्शों से चिपके रहे, वे समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन नहीं ला सके, वे रूढ़िवादी थे, उन्हें बच्चों के नए प्रयासों पर संदेह रहता था। इस प्रकार से 5 विशेषताएं आपको यशोधर बाबू की लिखना है। तो ये 5 विशेषताएं मैं अपने ढंग से लिखा हूँ, आप लोग भी और भी कोई बिंदु पुस्तक के अनुसार आप जो पाठ पढ़े उसके अनुसार लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। आइए प्रश्न 2 था, कविता के सभी उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो उषा कविता के आधार पर आपको लिखना है कि उषा कविता गांव के गतिशील सुबह का शब्द चित्र है। तो ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको बताना है। तो हम पढ़े हैं, शंख का नीला रंग गांव का नदी किनारे धार्मिक स्थलों में प्रातःकालीन पूजन से स्पष्ट होता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। ग्रामीण रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चूल्हा का उपयोग किया जाता है और भोजन पकने के बाद चूल्हे की राख से ही उसे लीप दिया जाता है। शहरों में आज चूल्हा नहीं होता है, इसका स्थान आज गैस ले लिया है। तीसरा लिख सकते हैं काली सील पर केसर पीसने का कार्य भी गाँव में ही होता है, शहरों में सील का स्थान मिक्सी ने ले लिया है। स्लेट पर खड़िया से लिखने का कार्य भी अधिकतर ग्रामीण विद्यालयों में ही होता है, शहरों के विद्यालयों में स्लेट की जगह
अधिकांशतः कापी ने ले ली है। और नीले जल में स्नान द्वारा गौर वर्ण की झिलमिल भी गांव में ही देखने को मिलेगी, शहरों में तो नदी तालाब की जगह बाथरूम ने ले लिया है। प्रश्न 3 था, उसके उत्तर देखिए। गंगा माता की समान पवित्र और कल्याण करने वाली है। ठीक, यहाँ पर अल्पविराम लिख, गंगा माता के समान पवित्र और कल्याण करने वाली है, इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। भारतीय संस्कृति में सबसे पावन और मोक्षदायिनी नदी गंगा ही है। गंगा मैया को हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले सब गंगा मैया का स्मरण करते हैं। और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बहुत महत्व है। भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में नदियों को पुण्य माना गया है तथा नदियों को माँ की मान्यता दी गई है। यहाँ पर माँ ग्रंथ लिखा है, माँ को आप लोग ठीक से पढ़िए, है ना, यहाँ मात्रा आम की मात्रा नहीं लगा है चंद्रबिंदु। तो नदियों को माँ की मान्यता दी गई है। नदियों को हमारे यहाँ मोक्षदायिनी माना जाता है। नदियों में गंगा का स्थान सर्वोपरि है। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में सभी नदियाँ पवित्रता और कल्याण की मूर्तियाँ हैं। ये हमारे जीवन का आधार है, इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रश्न 3 का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 4 का उत्तर आपको लिखना है। तो पत्रकारिता की विविध आयाम, तो अनेक आयाम हैं, इसमें से आप लोग कोई भी आयाम लिख सकते हैं। देखिए 1 से लेकर के यहाँ 25 तक मैं नेट से सर्च किया हूँ। इसको किसी को भी आप लोग विस्तार से लिख सकते हैं। इसमें इसका अगर विस्तृत आप अपने नेट में सर्च कर सकते हैं तो व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, विधि पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, शैक्षणिक पत्रकारिता, सांस्कृतिक पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, वृतांत, रेडियो, टेलीविजन, फोटो, सर्वोदय, पीठ पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, साहित्यिक, राजनीतिक, खोजी पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, ये सभी पत्रकारिता की विविध आयाम हैं। इसमें से 4-5 पत्रकारिता को आप लोग विस्तृत ढंग से नेट में सर्च करके आपको आसानी से मिल जाएगा, उससे लिखिए। 2-3 तो यहीं पर दिया है, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता। ठीक है, इसे आप लोग यहीं पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य आयाम भी है, इसे मैं यहाँ पर लिख के रखा था। तो अन्य आयाम में यहाँ पर संपादकीय, समाचार पत्र के जो आयाम होते हैं उसको मैं यहाँ पर लिख रखा था। संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफी, ये पत्रकारिता की विविध आयाम हैं, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, आपको 75 से 100 शब्दों में लिखना है। आप लोग तय कर लीजिए, कोई भी 5-6 बिंदु आपको लिखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न 4 तक का। और प्रश्न 5, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। देखिए, इसको भी आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। इसका उत्तर मैं लिखा हूँ, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। ये आशा स्पष्ट करना है आपको। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इसका आशा स्पष्ट है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात फूलों की सुंदरता से ही प्रेरित होकर कवि के हृदय में सुंदर भाव और विचार प्रस्फुटित होते हैं और कवि काव्य की रचना करते हैं। तो आप लोग अपनी भाषा में इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न था, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो पंक्ति के माध्यम से कवि कविता के महत्व को बताना चाहता है कि कविता शाश्वत है, अमर है। कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता होती है। फूल तो कुछ दिनों तक महकने के पश्चात एक दिन मुरझा जाता है, किंतु कविता का अस्तित्व अनंत काल तक लोगों के हृदय में, मन मस्तिष्क व स्मृति पटल पर अपनी जगह बनाए रहता है, जिसके बारे में फूल को भी ज्ञान नहीं होता है। अर्थात कविता कभी मुरझाती या मरती नहीं, वह लोगों के दिलों में, जुबान में जीवित रहती है। ग नंबर को उत्तर सकते हैं। इस पद्यांश का मूल आशय आपको बताना है। तो मूल आशय यह है कि कविता के भाव, विचार, संवेदनाएं, आशाएं, उसकी विभिन्न रस अनंत काल तक लोगों के हृदय, मन मस्तिष्क में जीवित रहकर मनुष्य को आनंद प्रदान करती है। तो कविता के महत्व को लेकर ही इस पद्यांश का मूल आशय है। घ नंबर को उत्तर सकते हैं।
बिना मुरझाए बाहर भीतर कविता रूपी पुष्प महकता है। फूलों की खुशबू घर के अंदर और बाहर केवल कुछ दिनों तक ही फैलती है, लेकिन कविता रूपी पुष्प अनंत काल तक महकता है। इस प्रकार से आपको स्पष्ट करना है। तो बिना मुरझाए कौन महकता है? कविता रूपी पुष्प ही बिना मुरझाए बाहर भीतर महकता है। अंग नंबर इस पद्यांश कविता के यह पद्यांश कविता के बहाने नामक पाठ से लिया गया है और इसे कवि कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग असाइनमेंट बहुत सुंदर ढंग से लिख सकते हैं। तो आप लोग, मैं बार बार बता रहा हूँ, अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से आप लोग सभी असाइनमेंट लिखिए। अगर असाइनमेंट आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा तो ये असाइनमेंट आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार और अच्छे से दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। यहाँ से प्रश्न आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।